आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो का क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। सारे के सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। अब ये रिजल्ट के बाद में यहाँ पे जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस है और साथ में जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उनकी क्या राय निकल के आ रही है विप्रो को लेकर। सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस की राय हम देखेंगे, क्या है उनके टारगेट, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में विप्रो के मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान दिया गया उस बयान को भी डिस्कस करेंगे और क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि विप्रो में गिरावट की संभावना तो नहीं है लेकिन फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है। तो क्या आने वाले समय में इस रिजल्ट को एक तरह से मान लिया गया है कि ये पॉजिटिव ही है और इसी वजह से आप देख सकते हो कि आने वाले समय क्या खरीदारी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी राय जो सब अलग अलग निकल के आ रहे हैं, उन सारी बातों का निचोड़ निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या विप्रो में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय वाकई में विप्रो में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वैसे एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि विप्रो लगातार आपको बोनस भी देता है, तो इसीलिए क्या इस समय विप्रो में खरीदारी का ये सही वक्त है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो भी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 413 के आसपास है, जहाँ पे 0.23% की तेजी देखने को मिल रही है। आज इसने गिरावट भी दिखाई और अपसाइड भी दिखाई, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वो करीब 408 से हुई थी और इसका 402 का लो भी बनाया नहीं, स्टॉक के अंदर दबाव बना, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से खरीदारी शुरू हुई और 417 का इसने हाई भी बनाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी हो रही है और जिस तरह से लोगों की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट को लगभग एक तरह से न्यूट्रल माना गया है कि यहाँ पे वैसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये पहले से आंकड़े सबके सामने थे। आज काफ़ी बड़े वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 84 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 89 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल 81 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है 12 बजे के पहले। इसका मतलब वॉल्यूम में आज जबरदस्त बढ़ोतरी है और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है। इसका मतलब बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। अब क्वार्टर वन के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड मुनाफे में करीब 20.93% की गिरावट दिखाई है, यानी जो इनका टोटल प्रॉफिट रहा है वो 2563.6 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 3242.6 करोड़ रुपये का था। तो यहाँ पे 20% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर हम कंपनी के कंसोलिडेटेड इनकम की बात करें तो 15.51% बढ़त हो गई है इस बार, जो करीब 22,001 करोड़ रुपीज़ रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर ये देखें तो 19,045 करोड़ रुपीज़ थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो वहाँ पर भी 2.98% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये बात जो है पहले से जग जाहिर थी कि इस बार प्रॉफिट में कमी आएगी, लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्वार्टर वन में कंपनी की डॉलर इनकम 2.7 अरब डॉलर रही है और इस समय अगर देखें तो आईटी सर्विस से होने वाली इनकी जो इनकम है वो करीब 273.55 करोड़ डॉलर की रही है और इसमें सालाना आधार पर करीब 13.3% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा इस बार इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया। कंपनी के आईटी सर्विस में ऑपरेटिंग मार्जिन 15% रही है, जिसमें आप देखें तो तिमाही के दर पे यानी क्वार्टर के दम पे 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब आने वाली अगली तिमाही के लिए बात करें तो इनकी जो आईटी सर्विस है जो इनकम है वो 281.7 करोड़ से लेके 287.2 करोड़ डॉलर के आसपास रह सकती है और कंपनी की आईटी सर्विस की आय में सितंबर तिमाही में आधार पर करीब 3 से लेकर 5% की ग्रोथ मुमकिन दिखाई दे रही है। फिलहाल कंपनी की एबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3,505 करोड़ से घटकर 3,183 करोड़ पर आ गई है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिल रही है। करीब आप देख सकते हो कि जो मार्जिन है वो भी 70% से गिरकर 15% पर आ चुकी है। क्वार्टर बेसिस पर जो डॉलर का रिवेन्यू वो 0.51% की बढ़त के साथ में 2,721.7 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2,735.5 करोड़ डॉलर तक आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद कंपनी विप्रो के सीईओ और एमडी थियरी टेलेपोर्टे ने कहा है कि हमने विप्रो के ग्रोथ इंजन में बड़ा निवेश किया है, इसके नतीजों से हम काफ़ी खुश हैं। कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के आधार पर देखें तो जून तिमाही में कंपनी की ऑर्डर बुक में सालाना आधार पर 32% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो उन्होंने इस रिजल्ट को अप्रिशिएट किया और उनका कहना है कि रिजल्ट हमें सेटिस्फाइड कर रहा है। विप्रो के सीईओ ने कहा है कि पहली क्वार्टर में हमें बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन डील मिले हैं और कंपनी की जो बहुत सारी डील है जो भी पाइपलाइन में है और फिलहाल ऑल टाइम हाई पे हमारी डील है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का कारोबार लगातार प्रगति पे है और इसी वजह से अगर देखें तो इसका इफेक्ट देखने को मिला। जो सीईओ का बयान है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि फर्स्ट क्वार्टर में
जो हमारा एट्रिएशन रेट है वो 23.3% रहा है, जो इसके पिछली तिमाही में 23.8% के आसपास था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की पहली तिमाही में कंपनी का एट्रिएशन रेट 15.5% के ज़्यादा रहा था। इस तरह तिमाही दर पर देखें तो तिमाही आधार पर कंपनी के एट्रिएशन रेट में हल्की गिरावट आई है, लेकिन सालाना आधार पर इसमें भारी बढ़त देखने को मिल रही है। पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने 15,446 नई एम्प्लॉयज़ की भर्ती भी की है, जिसमें ये जो फ्रेशर है उसमें 10,000 के करीब फ्रेशर शामिल है। तो एक तरह से आप देखोगे तो विज़न बहुत बड़ा है और कंपनी के रिजल्ट से उत्साह एक जागता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे अब जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो बाय की कॉल निकल के आ रही है वो काफ़ी अच्छी भी है, और कुछ है जो निराशाजनक है। ज़्यादा करके जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है वो थोड़े विप्रो को लेकर उनकी राय अच्छी नहीं है। लेकिन हम देखे बात करें अगर एडेलवाइज की, तो इन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला टारगेट दिया है। एडेलवाइज की तरफ से इसका जो टारगेट दिया गया है वो है 851 का, यानी इस लेवल से 106% की जबरदस्त जंप देखने को मिल सकती है। और एडेलवाइज का कहना है कि जिस तरह से ऑर्डर बुक मजबूत है, जो इनके ऑर्डर फिलहाल पाइपलाइन में, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये एक तरह से बॉटम है और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश है एडेलवाइज विप्रो को लेकर। तो एडेलवाइज की तरफ से एक बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 851 का, जो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर देखें तो HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है और उन्होंने करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दी। उनका जो टारगेट है वो 475 का है। तो आप देख सकते हो कि उत्साहवर्धक टारगेट है ये भी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार विप्रो को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक बयान देते आए, पहले भी और अभी भी वही बात है। जेफरीज की तरफ से यहाँ पे सेल की टारगेट दी जा रही है और उनकी तरफ से 360 का इसका टारगेट दिया जा रहा है। उनका कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है और ये इसीलिए हमें थोड़ा इसमें हम इसको देख के डिसअपॉइंट हो रहे हैं। गोल्डमैन सैच की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगभग सेल का ही टारगेट, क्योंकि उन्होंने जो अभी फिलहाल जो रेटिंग है उसको सेल की रेटिंग पे रखा हुआ है, 374 का उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये दूसरे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जो इसको देखकर सेल के टारगेट। क्रेडिट स्विस की बात करें तो उनकी तरफ से न्यूट्रल रेटिंग रखी गई है और फिलहाल उनकी जो टारगेट प्राइस है वो फिलहाल 415 पर आ चुकी है, जबकि पहले उनकी जो टारगेट प्राइस थी वो 530 थी। तो एक तरह से उन्होंने अपनी जो टारगेट थी उसको कट किया, नीचे लाया है। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की तरफ से भी इसकी रेटिंग को कम किया गया है, एक तरह से न्यूट्रल रेटिंग दी गई और जो टारगेट है उसको नीचे लाके 440 पे लाया है। तो आप देख सकते हो कि उनकी तरफ से भी इसको टारगेट को थोड़ा नीचे किया है, लेकिन अगर देखें तो फिलहाल इस लेवल से तो टारगेट अच्छा ही है। हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस शेर खान की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है। उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया वो 460 का है, यानी इस लेवल से करीब 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि ग्रोथ में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, उसके पीछे इकोनॉमिक स्लो डाउन है और इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रॉब्लम चल रही है। और आपको ये भी पता होगा कि ऑलरेडी ये यूएस मार्केट में भी लिस्ट है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे गिरावट होती है तो सीधा इसका असर दूसरे दिन हमारे बाजार में भी देखने को मिलता है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी जो टारगेट दिया जा रहा है वो इसला नीचे की तरफ, यानी 390 का टारगेट दिया है, वो जो फिलहाल इस लेवल से 5% की डाउन साइड बता रहे। तो आप देख सकते हो कि हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल जो थोड़े से इसको लेकर निराश है, बाकी ओवरऑल इंडियन जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धक है। सबसे शानदार टारगेट तो एडेलवाइज की तरफ से आ रहा है। अब हम कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो इनका सेल दिसंबर 2021 में 20,315 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 2022 में 20,861 करोड़ रुपीज़ का था और जून 2022 में 21,529 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल सेल रहा है। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में लगातार सेल बढ़ रहा है कंपनी का। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो दिसंबर 2021 में 16,134 करोड़ रुपीज़ का रहा है, मार्च 2022 में 16,724 करोड़ रुपीज़ का रहा और जून 2022 में 17,671 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका खर्च। तो आप देख सकते हो खर्च में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 4,181 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में 4,136 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जून में 3,858 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस बार कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिसंबर क्वार्टर में आपको 2,969 करोड़ रुपीज़ का टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मार्च क्वार्टर में 3,087 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट और इस बार 2,564 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। तो मैं नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पे दबाव दिखाई देगा और फिलहाल इसका जो EPS है वो 4.68 का है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 406 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 401 तक स्टॉक जाएगा। तो आप आज देख सकते हो कि इंट्राडे में पहला सपोर्ट टूटा है। अब तीसरा जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 396 का है, यानी फिर से 400 के नीचे जाएगा तो दबाव बनेगा। फिलहाल जब तक ऊपर ट्रेड करेगा तो यहाँ पे टेंशन थोड़ी कम रहेगी। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 417 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 422 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 427 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करें। और जिस तरह से रिजल्ट के बाद में इसने स्टॉक ने रिएक्ट किया उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं, बड़े फर्म की खरीदारी हो रही है
और इसीलिए आपको यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। आने वाले समय आपको लगातार बोनस की संभावना भी बनेगी और डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, तो बिल्कुल निवेश करें। ये स्टॉक बहुत मजबूत है और जिस तरह से हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस को लेकर बुलिश है, इसमें निवेश तो बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।